हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? ठीक है। हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए काइनेमेटिक्स के। आज हम चौथा लेक्चर लेकर आ रहे हैं और इसके अंदर हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिफरेंशिएशन को पढ़ा है, वैसा ही आज एक मैथ्स का टॉपिक हमारे सामने है, इंटीग्रेशन, जिसका यूज़ हम फिजिक्स में करते हैं। और मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ एज अ मैथ्स के तौर पर फिजिक्स के अंदर किया जाता है। ठीक है। चलिए, तो आज हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं जिसका यूज़ हम फिजिक्स के अंदर करते हैं। ये एक ग्राफ बना हुआ है, वाई वर्सेज एक्स ग्राफ मैंने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है। और ये जो ग्राफ है उसकी कोई शेप हमको यहाँ पर नहीं दिख रही है। मतलब कुछ इस टाइप का हमने ग्राफ बना रखा है कि एक परमानेंट शेप यहाँ पर नहीं दिख रहा आपको। ठीक है। तो इसके लिए हम एक स्ट्रिप काट के रखे हुए हैं बीच में। ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी, क्यों स्ट्रिप काटी है वो सारी बात मैं आज यहाँ पे करूँगा। और उसके बाद हम इंटीग्रेशन के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो लिखेंगे। तो ये एक वाई वर्सेस एक्स ग्राफ बना हुआ है और हमको इस वाई वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया चाहिए। ठीक है। एरिया अंडर दी कर्व जो है वो मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है। तो एरिया अंडर दी कर्व फाइंड करने के लिए मैंने एक पतला सा स्ट्रिप काटा हुआ है, जो कि आपको एक मैग्नीफाइड दिख रहा होगा। ये बहुत ही पतला होता है, जिसका यहाँ पर वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस ले रखा है वो यहाँ पे मैं y1 कर देता हूँ। और उसका जो एक्स एक्सिस का जो विड्थ है, ठीक है, विड्थ जो ले रखा है वो dx है। और अगर इस स्ट्रिप को मैं अलग कर दूँ, अगर मैं इस स्ट्रिप को अलग कर दूँ तो इस स्ट्रिप का विड्थ जो है वो dx है और उसकी जो लेंथ होगी वो y1 होगी। और आपको पूछा जाए कि इस स्ट्रिप का एरिया कितना है, तो आप लिखोगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ y1 dx होगा। तो ये तो एक स्ट्रिप का एरिया आया। हमको चाहिए पूरा जो कर्व बन रहा है उसके नीचे एरिया अंडर दी कर्व जो बन रहा है, ठीक है, वो एरिया हमको फाइंड करना है। तो उस एरिया को फाइंड करने के लिए मेरे को इतनी, ये एक स्ट्रिप ले रखी, ऐसी मेरे को हो सकता है बहुत सारी स्ट्रिपें लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से चलना पड़ेगा और यहाँ तक आना होगा। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप मेरे को यहाँ पर बनानी पड़ेगी और हर स्ट्रिप का कुछ ना कुछ एरिया हमारे पास होगा। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक स्ट्रिप का एरिया, जैसे y1 dx आया, इसको मैंने a1 दे दिया। एक अगला स्ट्रिप आएगा जिसका एरिया हम लिखेंगे y2 dx, फिर उसका अगला आएगा a3 इज इक्वल टू y3 dx होगा। ठीक है। लेंथ और ब्रीथ जो है उसकी अपन लिखते जा रहे हैं, dx ब्रीथ का रहेगा, विड्थ का रहेगा, सॉरी। ठीक है। तो विड्थ जो है वो dx इसका ले रखा है और y एक्सिस पे उसका जो लेंथ होगा वो हमेशा चेंज होगा, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो एक लीनियर, एक जैसा ग्राफ नहीं बना हुआ है। ठीक है। तो ऐसे ही हम चलते जाए तो एरिया ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा वाई एन डी एक्स। तो कहने का मतलब ये कि इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया बन रहा है उस टोटल एरिया को फाइंड करने के लिए मेरे को जितनी स्ट्रिप यहाँ पर मैं बनाऊंगा उन सभी स्ट्रिप के एरिया को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तब जाके मेरे को यहाँ पर टोटल एरिया मिलेगा। ये नेट की वैल्यू तब हमको मिलेगी कि नेट एरिया जो है वो a1 प्लस a2 प्लस a3, और ये a1 a2 a3 क्या है, जितनी स्ट्रिप हम यहाँ पर काट रहे हैं उन सभी का अलग अलग एरिया यहाँ पर आ रहा है। ऐसा ही बच्चों हम मैथ्स के अंदर यूज करते हैं, और मैथ्स के अंदर जब इस टाइप का हमारा कोई इक्वेशन बनता है तो उसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं जिसको आप समेशन बोलते हो, या फिर उसको सिग्मा भी बोला जाता है। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका बेसिक मतलब होता है कि जोड़ना। ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज हो रही है। तो मैं यहाँ एरिया जो है वो मेरा कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, n इक्वल टू 1 से लेकर n तक ये चल रहा है, और ये बिटवीन y और x एक्सिस के बीच में ग्राफ बना हुआ है, और उसका एरिया आएगा y n dx। dx सबके लिए सेम होगा क्योंकि हमने यहाँ पर जो विड्थ ले रखी है, ठीक है, जो ब्रीथ ले रखी है स्ट्रिप की, वो एक जैसी रखी हुई है। क्लियर है। तो ये मेरा एरिया होगा वाई एन डी एक्स, समेशन एन इक्वल टू 1 टू एन तक जाऊंगा और वाई एन डी एक्स ये मैं फाइंड कर लूंगा, तो मेरा टोटल एरिया अंडर दी कर्व आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो हम मैथ्स की बात कर ली, लेकिन ऐसा ही अगर फिजिक्स के अंदर आए, और दूसरी चीज यहाँ पर ये होगी कि हमने जो स्ट्रिप काटी, हमारा जो कर्व है कुछ इस टाइप से बन रहा है,
अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिप काट लूँ, जैसे ये एक स्ट्रिप काट रहा हूँ, तो ये स्ट्रिप काटने के बाद ये एक रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, क्योंकि ये वाला एरिया जो है, ये वाला जो पोर्शन है वो रेक्टेंगल को शो नहीं कर रहा है। रेक्टेंगल तो यहाँ से बन रहा है। अगर हमारी लाइन ऐसे होती ग्राफ की, तब तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम ये कहते थे कि ये रेक्टेंगल बना, ये स्ट्रिप जो है वो एक रेक्टेंगल जैसा दिखता है। तो ये जो एरिया ये सबके लिए बच जाएगा, हर स्ट्रिप के अंदर ये बचेगा। जैसे यहाँ पर स्ट्रिप काट ले अपन, यहाँ पे काट लें, तो हर जगह हमारे पास ये पोर्शन बच जाता है। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमने यहाँ पर, या अपन ये कह सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रेशन है उसका जन्म यहाँ से हुआ कि इस चीज को, ठीक है, निकालने के लिए हमने लिख दिया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का बेसिक सिंबल जो होता है वो ये रहता है, और इंटीग्रेशन हम करेंगे y n dx, जिसका भी निकाल रहे हो आप, ठीक है, या y dx कर दो उसको, y n dx या y dx कर दो इसको, ठीक है। अब मेरे को इंटीग्रेशन का बेसिक जो सिंबल है वो पता लग गया, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का वही मतलब होता है जो मैथ्स के अंदर हम जोड़ने की बात करते हैं, समेशन की बात करते हैं, सिग्मा की बात करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन का बेसिक सिंबल हुआ, और हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे y dx। मतलब जितने भी स्ट्रिप में बनाऊंगा, जहाँ से मैं शुरू करूंगा, जैसे यहाँ से शुरू करा और यहाँ पे मेरा जो ग्राफ है वो खत्म हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो x एक्सिस में यहाँ तक आया, y एक्सिस में यहाँ तक गया, तो यहाँ पे मेरा ग्राफ कंप्लीट हो रहा है। उसके नीचे का एरिया मेरे को चाहिए, तो मेरे पास इसकी कोई ना कोई मैक्सिमम लिमिट रहेगी, ठीक है, एक मिनिमम लिमिट रहेगी कि मैं यहाँ से शुरू करूँगा और यहाँ पे खत्म करूँगा। उसकी बात अपन आगे करेंगे कि इंटीग्रेशन कितने टाइप का होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि एरिया अंडर द कर्व अगर मेरे को फाइंड करना है, तो हम ये चीज ना यूज करके सीधा ये चीज यूज करेंगे फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो आपके दो टाइप का होता है, ये भी याद रखना। इंटीग्रेशन जो है वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है आपका इनडिफाइनाइट, ठीक है, और एक होता है आपका डिफाइनाइट। अब ये क्या चीज है इनडिफाइनाइट डिफाइनाइट? तो सीधा सीधा आपको इतना याद रखना है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का मतलब ये कि जहां पर हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है, हमारे पास कोई रेंज नहीं रहेगी कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक मेरे को इंटीग्रेट करना है, या जो वैल्यू है उस रेंज के बीच में ही मेरा इंटीग्रेशन का आंसर आना चाहिए। तो ये चीज है कि वेयर वी डोंट नो लिमिट्स, ठीक है, जहां पर हमको लिमिट्स का कुछ भी अता पता नहीं रहता है, वो होता है डिफाइनाइट, ठीक है। दूसरी बात, इसके जितने भी फॉर्मूले बनेंगे उसके सॉल्यूशंस के साथ में हम प्लस सी ऐड करेंगे, इसको आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी ऐड होगा, अभी आएगा आपके सर, ठीक है। तो ये चीज इतनी याद रखनी, मोटी मोटी बातें हैं। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन दो टाइप का, इनडिफाइनाइट डिफाइनाइट। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जहां पर हमको लिमिट का कोई पता नहीं रहता है, और इसमें सॉल्यूशन के साथ में जो भी फॉर्मूला हम लिखेंगे, जो भी सॉल्यूशन लिख रहे हैं, उसमें प्लस सी ऐड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है डिफाइनाइट। डिफाइनाइट का मतलब होता है इसके अंदर हमारे पास लिमिट है, ठीक है, ऑलरेडी वी नोज लिमिट, ठीक है। लिमिट्स का हमको पहले से पता होता है, ठीक है। उसके बाद लिमिट को पुट करने का तरीका होता है, आप अभी लिख देता हूँ मैं, जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को, ठीक है। तो इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन के बाद में जो भी आंसर आएगा उसको मैं ऐसे लिखूंगा, एफ एक्स, ठीक है, अपर लिमिट, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप समझ लो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का मतलब ये कि जहाँ पर हमारे पास नंबर एक लिमिट रहेगी, नंबर दो कि यहाँ पे जैसे कि मैं एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा उसके आंसर को लिखने का तरीका ये रहेगा कि एफ ऑफ एक्स अपर लिमिट, ठीक है, माइनस एफ एक्स लोअर लिमिट,
चीज़ आपको इस इंटीग्रेशन के अंदर याद रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन कितने टाइप के होते हैं, डिफाइनाइट, ठीक है, और इनडिफाइनाइट। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन जिसके अंदर हमको लिमिट नहीं पता होती है और इसके सॉल्यूशंस के साथ में प्लस सी आपका एक कांस्टेंट लगता है, इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोला जाता है। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसमें लिमिट हमारे पास रहती है, ठीक है, लिमिट का पता है हमको। दूसरी बात, अगर मैं किसी का इंटीग्रेशन करूँ, किसी भी वैल्यू का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो उसका सॉल्यूशन ऐसे लिखा जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, आपको पता लग जाएगा क्या चीज़ें बोली जा रही है। तो अगला अपन लेते हैं यहाँ पर कि इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले क्या है जो हम फिजिक्स के अंदर यूज़ करेंगे। वैसे तो बहुत सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, आप मैथ्स के हो अगर, तो मैथ्स वाले बच्चे जो हैं वो इंटीग्रेशन को 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। बहुत सारी एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की दे रखी है, ठीक है, 30-40 हर एक्सरसाइज के अंदर 10 से 15 क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज अगर अपन देखने जाए तो 20 से 25 ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत सारी वहाँ पर आपकी एक्सरसाइज दे रखी है, तो वहाँ पे आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा। हम यहाँ पर उतना ही लेंगे जितना हमारे फिजिक्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। 11th और 12th क्लास के अंदर फिजिक्स में जितना आएगा उतना हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए, तो अब आ जाते हैं हम इसके बेसिक फॉर्मूला कौन कौन से जो फिजिक्स के अंदर अपन यूज करेंगे। तो पहला फॉर्मूला अपन लिखेंगे इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। अब मेरे को इसकी लिमिट नहीं पता है, अगर लिमिट नहीं पता है तो आपका ये सॉल्यूशन होगा x टू द पावर n का, ये आंसर है। तो इसके साथ में प्लस सी आपका एक कांस्टेंट लगेगा, ठीक है। लिमिट अगर पता है तो मत लिखो आप। सेकेंड फॉर्मूला इसके अंदर होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपके माइनस कोस एक्स प्लस सी। थर्ड फॉर्मूला आपके है इंटीग्रेशन कोस एक्स dx, जो होगा आपके साइन एक्स प्लस सी। नंबर 4 अपन ले लें इंटीग्रेशन 1 बाय एक कांस्टेंट का ले लेते हैं पहले, a dx, ए कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। हमारी ए की जगह कुछ भी हो सकता है, बस वेरिएबल नहीं होगा। वेरिएबल का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है वो वेरिएबल है, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी आ रहा है तो ए का इंटीग्रेशन नहीं होगा और dx का हो जाएगा x प्लस सी, ठीक है। ये याद रख लेना। इसके आगे एक और फॉर्मूला अपन लिख देते हैं, जैसे कि नॉर्मल केवल और केवल dx लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन आप क्या लिखोगे, x प्लस सी, ठीक है। तो ये 5 फॉर्मूले अभी लिखे हैं। अब इन पे क्या क्या क्वेश्चन और कैसे आपको इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, जैसे कि एग्जांपल ले लें अपन। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं अपन, जैसे कि मेरा इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन x टू द पावर 7 dx, ठीक है। x टू द पावर 7 dx इसका इंटीग्रेशन करना है, जो पावर है वो हमेशा n की वैल्यू रहेगी, तो पावर कितनी है 7। सॉल्यूशन होगा x टू द पावर n dx, ठीक है, ये हो जाएगा x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। इसका आंसर कितना आएगा, x टू द पावर 7+1 डिवाइडेड बाय 7+1 प्लस सी। प्लस सी यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को लिमिट नहीं दे रखी है, या लिमिट का मेरे को कोई अता पता नहीं है, तो आंसर आ जाएगा x टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस सी। अगर यही क्वेश्चन और इसी टाइप का क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ ले x टू द पावर -3 dx, और आपको बोल दिया कि आपको इंटीग्रेट करना है बिटवीन 0 to 1, फॉर्मूला तो वही होगा x टू द पावर n+1, मतलब x टू द पावर -3+1 डिवाइडेड बाय -3+1, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस सी नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास इसका क्या नहीं है, इसका हमारे पास लिमिट है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। बहुत सारी जगह पे ऐसा भी होता है, जैसे कि प्लस सी यहाँ लिख दूँ तो सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, सी की वैल्यू फाइंड करके सी की जगह पुट करेंगे तो वो हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। बहुत सारी जगह पे ये होता भी है, जैसे कि अगर इसके साथ प्लस सी में लिखता हूँ, बता देते हैं आपको x टू द पावर -2 अपन -2, ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन हुआ। लिमिट दे रखी है आपको 0 to 1। अब आप लिमिट पुट करोगे, हमने ये कहा है कि हमेशा अगर डिफाइनाइट है तो अपर लिमिट पहले पुट होगी, तो x की जगह आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। x की जगह आपको 1 पुट करना है पहले, फिर x की जगह आपको 0 पुट करना है। क्या इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1/2x²,
ये सबको ही पता होगा, ठीक है। इसको डिवाइड में ले गए, डिनोमिनेटर में ले गए तो इसकी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, माइनस को बाहर ले लिया। अब आप पुट करो 1/2 भी बाहर निकल जाएगा क्योंकि हमको तो x की जगह पुट करना है, तो 1/x की जगह कितना पुट होगा, 1 पुट होगा तो 1 स्क्वायर माइनस 1/0, ठीक है। तो ये हमने पुट कर लिया, हमारा आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1, तो आंसर आ गया -1/2। ये हमारा आंसर है, -1/2 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। x⁻³ dx का इंटीग्रेशन हुआ बिटवीन 0 to 1, कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस फर्स्ट फॉर्मूले के अंदर सॉल्व करना है। इसी के साथ में एक और क्वेश्चन इसका अपन ले लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद अपन सेकंड फॉर्मूले की बात करेंगे। जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लें अपन, इंटीग्रेशन करना है आपको t² का dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वेरिएबल टाइम है, वही फॉर्मूला यूज होगा, तो ये हो जाएगा t³ + c, सीधा सा आंसर। अब आपको पता लग गया होगा कैसे इंटीग्रेशन फर्स्ट फॉर्मूले को यूज करते हुए किए जाते हैं। सेकंड जो फॉर्मूला sin x और cos x, इन दोनों को साथ में यूज करते हैं, जैसे सेकंड फॉर्मूले का यूज करना है एग्जांपल नंबर 4। जैसे कि आपको इंटीग्रेशन दे दिया sin x का करना है और लिमिट दे दी आपको 0 to π/3, यहाँ π/3 एंगल को डिनोट कर रहा है। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x, लिमिट दे रखी है प्लस, नहीं लिखूंगा मैं अभी, ठीक। अब आपको यहाँ पे लिमिट दे रखी है 0 to π/3, अपर लिमिट पहले पुट होगी, मैं माइनस को बाहर कर देता हूँ, cos x की जगह π/3 आ गया, -cos 0 डिग्री, ये हो जाएगा π/3 मतलब कितना होता है, cos π/3 मतलब कितना होता है, cos 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, पता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो π/3 करोगे तो π/3 कितना हो जाएगा, 180/3 मतलब ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 का वैल्यू होता है हमारा 1/2, माइनस cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 -1 अगर हम करें ये हो जाएगा -1/2 और आंसर आएगा +1/2। ये हमारा इंटीग्रेशन हुआ sin x का। सेम यहाँ पे cos x का भी अगर अपन थर्ड वाले फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, थर्ड वाले फॉर्मूले के हिसाब से एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपको इंटीग्रेशन दे दिया 0 to π/2 cos x dx, ठीक है। cos x का क्या होता है, sin x होता है, लिमिट है आपकी 0 to π/2, अपर लिमिट पहले पुट होगी तो sin π/2 माइनस हो जाएगा sin 0, ठीक है। sin π/2 मतलब π/2 मतलब 90 डिग्री, sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, आंसर आएगा 1। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ऐसे ही जैसे कि आपके फॉर्मूला नंबर 4 यूज कर रखा है, फोर्थ फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, हाँ सेकेंड और थर्ड अपन ने यूज किया, ठीक है। फोर्थ का यूज करेंगे अपन इंटीग्रेशन a dx वाले का। जैसे कि आपको दे दिया इंटीग्रेशन करो 5dx का, तो 5 जो है वो हमारा a है, कांस्टेंट, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। या फिर आप ये कह सकते हो जिसके रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन हो रहा है, जो वेरिएबल है उसके अलावा कुछ भी दिया हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 5 का नहीं होगा और dx बचा, तो फिफ्थ फॉर्मूले के अंदर dx की इंटीग्रेशन वैल्यू क्या होती है, x होती है, तो 5x + c हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। +c लिखना है, ये तो 5x + c जो है वो हमारा यहाँ पर 5dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे कि आपको दे दिया, एक और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं अपन, ठीक है, केवल क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, 6 जो भी चल रहा है, जो भी एग्जाम्पल चल रहा है। जैसे कि इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं 3x² dx का। अब यहाँ पे ये देखना है कि 3 तो हो गया a, वेरिएबल x है मतलब x तो लिखा हुआ है, x² लिखा हुआ है, उसका इंटीग्रेशन इसका तो होगा, 3 का नहीं होगा, 3 बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करोगे तो पावर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो x की पावर 3 हो जाएगा /3 + c, ये हमारा आंसर है, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल कर लो आप, आंसर आ जाएगा x³ + 3, ठीक है। मैथ्स के अंदर ये c की वैल्यू भी आपको निकालने के लिए सिखाया जाता है,
लेकिन हमको तो बहुत कम जगह पे ये चीज़ यूज़ करनी है। सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये प्लस से लिखा हुआ है, लिमिट हमारे पास कुछ ना कुछ रहेगी, उससे हम सी की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, और वो सी की वैल्यू हम वापस सी की जगह पुट कर लेंगे। तो ये एक बेसिक सा इंटीग्रेशन जो है वो हमको यूज़ करना है, ज़्यादा कोई इसके अंदर हमारे है नहीं। चलिए नेक्स्ट हम फॉर्मूला लेते हैं नंबर 6। जैसे कि आपको इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है ई की पावर एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा आपका ई की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। उसी के बाद एक और फॉर्मूला है नंबर 7, इंटीग्रेशन आपको दे दिया है ए की पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल लॉग ए प्लस सी। इसके बाद नंबर 8, इंटीग्रेशन आपको पूछ लिया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला होगा आपका 10x। इसके बाद है इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स, ठीक है। एक और लिख देते हैं इंटीग्रेशन, बहुत सारे हैं, इंटीग्रेशन 1/x dx, इसका आप लिखेंगे log x प्लस सी, ठीक है। तो ये बेसिक से फॉर्मूले जिसका अपन यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन सेक एक्स 10x का भी आता है, ठीक है, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का भी आता है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन हमको जितना यूज़ करना है वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ए की पावर एक्स डी एक्स, इसका हो जाएगा ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ओपन नॉर्मल लॉग ए, सेक स्क्वायर का 10x और कॉसेक स्क्वायर का हो जाएगा आपका माइनस कॉट एक्स 1/x का लॉग एक्स, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं इंटीग्रेशन के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं इस इंटीग्रेशन का फिजिक्स के अंदर क्या यूज है। ये तो हमने फॉर्मूले लिख लिए, ऐसा कोई फॉर्मूला फिजिक्स के अंदर है क्या जो या जिसे हम इंटीग्रेशन से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास है या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो हमने एक चीज पढ़ी थी, इंस्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, और एक हमने पढ़ा है इंस्टेंट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ये दोनों हमने पढ़े हैं पिछले लेक्चर्स में। अगर मैं यहाँ पे dt को क्रॉस कर दूँ, v dt इक्वल टू हो जाएगा ds, ठीक है, और इनको अगर इंटीग्रेट कर दूँ, इंटीग्रेशन का यहाँ पर कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, आप कहीं पे भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है, जैसे जैसे आपकी कंडीशन है उस हिसाब से इंटीग्रेशन दिया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो ds का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा s, और यहाँ पे v का इंटीग्रेशन नहीं होगा और इंटीग्रेशन dt रहेगा, क्लियर है, ठीक है। ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s प्लस सी, जो भी लिख रहे हैं, ठीक है, और रखना हो ds रखना और ds रख लो, कोई दिक्कत नहीं अभी, मतलब यहाँ तो सिर्फ हम समझाने के लिए बात कर रहे हैं। तो ये आपका कुछ इक्वेशन बनता है, एक फॉर्मूला बन जाता है कि इंटीग्रेशन ds इक्वल हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ v dt के, ठीक। ऐसा ही अगर हम यहाँ पर करें, dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a dt इज इक्वल टू dv हो जाएगा, और बोथ साइड को अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो a dt, ठीक है, इंटीग्रेशन a dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dv हो जाएगा, मतलब एक ही बना। तो इस फॉर्मूले का यूज हम कर रहे थे वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए, और गिवन था हमारा s। इस फॉर्मूले का हमने अभी तक जो यूज किया है एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए, और गिवन था हमारा वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट गिवन हो वेलोसिटी फाइंड हो जाती है, वेलोसिटी गिवन हो तो एक्सेलरेशन फाइंड हो सकता है, लेकिन कैसे, डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएशन से ये सारी चीजें होगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसमें चेंज किया और हमको आंसर मिला, यहां से मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकता हूं और यहां से मैं वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूं, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा, और इसका भी उल्टा हो गया। तो ये आपके किससे पॉसिबल हुआ, इंटीग्रेशन से पॉसिबल हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो है एक रिवर्स प्रोसेस हो गया, किसका, डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन जो है वो हमारा रिवर्स प्रोसेस हुआ, किसका, डिफरेंशिएशन का। तो ये अभी आपको इस चैप्टर के अंदर दिखाई देगा।
एग्जाम्पल भी लेंगे अपन इसके और इसकी बात भी करेंगे, लेकिन ये आपको समझना है। जैसे हमको डिस्प्लेसमेंट गिवन था, वेलोसिटी फाइंड करें हमने, इंस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिफरेंशिएट करने वाला जो था यूज़ किया, ऐसा ही हमने एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए यूज़ किया, लेकिन थोड़ा सा हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज किया, तो मैं इंटीग्रेशन कर पा रहा हूँ यहाँ पे लास्ट में जाके, और इंटीग्रेशन कर पा रहा हूँ तो वहाँ से फिर रिवर्स चीज़ें हमको मिल रही है। जो पहले वेलोसिटी मिल रहा था अब उसकी जगह डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, जो पहले एक्सेलरेशन मिल सकता था उससे हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एक तरह से अपन रिवर्स प्रोसेस मान सकते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन चीज़ों को तोड़ता है, इंटीग्रेशन जो है जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसके अंदर दिखाई देगी, इस चैप्टर के अंदर दिखाई देगी। ठीक, तो इसके हम एक दो क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते हैं, ताकि आपको आइडिया लगेगा कैसे आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर पा रहे हो वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से ही। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लें, एक क्वेश्चन ले एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन यहाँ पर। क्वेश्चन ये है मेरा, जैसे कि आपको गिवन है वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपको दे दिया 3t + 1। ठीक है, वेलोसिटी आपको दे दिया 3t + 1, और इसने ये कहा है कि आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, और इसने ये भी कहा है कि मेरा जो पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है x इक्वल टू या s इक्वल टू 0 मीटर से ये चला है एक लीनियर पाथ पे, और ये इसका फाइनल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन मेरे पास आ रहा है इसका 4 मीटर। ठीक है, क्लियर। टाइम का भी उसने बता दिया कि t की वैल्यू मेरे पास 0 मीटर है, 0 सेकेंड है, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो 4 सेकेंड बोला इसने। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमको फाइंड करना है, एस गिवन नहीं है, टाइम गिवन है। ठीक है, पार्टिकल के लिए टाइम गिवन है, टी इक्वल टू 0 से मोशन स्टार्ट करा, टी इक्वल टू 4 सेकंड तक वो चला है, आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड करना है। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन वी डी टी इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन डी एस। अब वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3t + 1, और ये हो जाएगा डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एस। ठीक है, डी एस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एस लिख देंगे हम, 3t + 1 dt। 3t में 3 का नहीं होगा, t में ऐसे देख लो, आप दोनों को अलग करके देख लो, 3t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 का नहीं होगा, और t का क्या हो जाएगा, t²/2। इसकी पावर कितनी है 1, t की पावर कितनी 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वही फॉर्मूला x टू दी पावर n, t²/2, 3t²/2 आ गया। ठीक है, +1 का इंटीग्रेशन होगा या नहीं होगा, +1 का इंटीग्रेशन, +1 का तो नहीं होगा, लेकिन उसके साथ dt जो है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t। अब आपको लिमिट दी थी उसने टाइम की 0 से 4 सेकेंड, 0 से 4 सेकेंड, 0 से 4 सेकेंड लिमिट पुट करनी है। ठीक है, अब लिमिट हम पुट करेंगे, ये आपका आंसर बनेगा 3/2, तो बाहर निकल गया, बचा t², क्योंकि t की जगह लिमिट पुट हो रही है 0 to 4, प्लस यहाँ पे 1 पहले से बाहर है, और t, और ये लिमिट हो जाएगी 0 to 4। ये हो गया 3/2, t² मतलब 4 पुट करेंगे तो 16 आएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 1, टी की जगह 4 पुट करा 4 आया, टी की जगह 0 पुट करा तो -0। ये हो जाएगा 3/2 × 16, और ये हो जाएगा 4। 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम, ये हो जाएगा 24 + 4 दैट इज इक्वल टू 28 मीटर। ये मेरा यहाँ पर t = 4 सेकेंड, मतलब यहाँ पहुँचते पहुँचते उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, 28 मीटर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपको मिलेंगे। ऐसा ही आप एक्सेलरेशन के अंदर कह सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर दे दिया जाए इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू दे दी जाए। ठीक है, ए की वैल्यू अगर आपको दे दी जाए तो आप कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन सही है, इसका कोई दिक्कत नहीं। 3/2 t² 6/8। हाँ ठीक है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं कह रहा था कि अगर यहीं पर आपको ए दे दिया जाए तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, इंटीग्रेशन ए डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी, मतलब आपको वेलोसिटी पूछा जा सकता है वहाँ पर, ए की वैल्यू गिवन रहेगी, कुछ ना कुछ टाइम की लिमिट रहेगी। ठीक है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी भी अगर आपको दे रखी है तो वो भी आप पुट कर लो।
इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है तो आप पुट करोगे, ठीक है, और तब आप ए की वैल्यू अगर नहीं दे रखी तो ए फाइंड करोगे। तो ये बहुत सारी कंडीशंस बनती है, इस फॉर्मूले की बहुत सारी कंडीशन है, जैसे कि ए डी टी इज इक्वल टू डी वी, ठीक है, और यही फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे v की लिमिट्स दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला सीधा लग जाएगा, t की लिमिट्स दे रखी है तब ये चीज़ काम कर जाएगी। लेकिन अगर आपको वेलोसिटी ही पूछा है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो उस टाइम आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। कुल मिला के इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का, जो हमने इस दो फॉर्मूले के अंदर देखा है, ठीक है। और आगे चलते हैं अपन, चालू मत करो, ठीक है। एक लास्ट फॉर्मूला जो है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन यू बी डी एक्स इज इक्वल टू यू, इंटीग्रेट करोगे आप v को, ठीक है, माइनस फिर इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स, मतलब u का डिफ्रेंशिएशन होगा, v का इंटीग्रेशन होगा, और उसकी जो वैल्यू निकलेगी उसका फाइनल इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं जो आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर जो है वो आप निकाल के रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन कि x cos x का इंटीग्रेशन करोगे आप, x cos x का इंटीग्रेशन करोगे, बता देते हैं, जिसमें x जो है वो हमारा u है और cos x जो है वो हमारा v है, ठीक है। मतलब ये पहला और ये दूसरा टर्म है। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन आप इसके अंदर करोगे, इंटीग्रेट करोगे आप x sin x को, ठीक है, x sin x को आप इंटीग्रेट करोगे, और इसमें x जो है वो u हो जाएगा, sin x जो है वो हमारा v हो जाएगा, ठीक है। और एक अंतिम क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटीग्रेट करोगे x e टू दी पावर x dx को, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। एक और फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमारा साइन इनवर्स एक्स होता है। तो इनवर्स फंक्शन वाले फॉर्मूले भी आपके इंटीग्रेशन के अंदर यूज आते हैं। हम ऑसिलेटरी मोशन के अंदर साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। और इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमारे टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। एक ये फॉर्मूला लिखा है कि मल्टीप्लाई अगर हो रहे हैं दो अलग अलग टर्म, दो अलग अलग वैल्यूज हैं और उनका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो उसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है इसका यूज आप इसके अंदर करोगे और आपको इंटीग्रेशन करना है। और 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका क्या आएगा और इसका क्या आएगा। इसके अंदर भी x जो है वो u है, और ई एक्स जो है e की पावर x जो है वो हमारा v होगा, ठीक है। आई होप आपको ये इंटीग्रेशन वाला जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। कल और भी हम इसके 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल हम पढ़ेंगे ग्राफ्स, ठीक है, एक्स वर्सेस टी ग्राफ, एस वर्सेस टी ग्राफ और ए वर्सेस टी ग्राफ कैसे आते हैं, उसमें वेलोसिटी कब पॉजिटिव नेगेटिव, एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव और नेगेटिव, वो सारी चीज़ें कल होगी, ठीक है। शुभ रात्रि।